चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इंटरफेज में क्या क्या चीजें आती हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि इंटरफेज में हमने 4 फेजेस पढ़ी हैं, कौन कौन सी? G1 फेज, S फेज और G2। अभी M हम लोग यहां पे डिस्कस बेटा नहीं करेंगे, M हमारा डिवीजन का है। अभी यहां पे सिर्फ हम ग्रोथ की चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ग्रोथ कैसे होती है वो हम यहां डिस्कस करते हैं। तो G1 फेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है देखिए। एक्चुअली में एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। सेल जब डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सेल जब डिवाइड कर चुका है, उसके 2 डॉटर सेल्स आ चुके हैं और ये जो फिर से डॉटर सेल है फिर से आपके डिवीजन की साइकिल में या ग्रोथ की साइकिल में एंटर करेंगे। मतलब पहले डिवीजन के और दूसरे डिवीजन के बीच के समय को इंटरफेज कहा गया, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें यहां पे इंटरफेज की तो क्या होगी? इट इज द टाइम गैप बिटवीन 2 cell divisions in which a cell is prepared for division, ठीक है। ठीक है, it is the time gap between 2 cell divisions in which a cell is prepared for division। 2 सेल डिवीजन के बीच का टाइम गैप, ये टाइम गैप किस लिए इस्तेमाल होता है? ताकि जो नेक्स्ट डिवीजन, पहले से दूसरे के बीच का जो डिवीजन का जो टाइम गैप हमें मिल रहा है उसका यूज हम क्या कर रहे हैं? सेल की ग्रोथ में कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक डायग्राम से भी आपको समझाता हूं। सपोज ये फर्स्ट डिवीजन है और ये सेकेंड डिवीजन है, इनके बीच का जो टाइम गैप है उसे हम लोग कहते हैं इंटरफेज। अभी आपने डायग्राम में पीछे देखा था कि कैसे वहां पे हमारा डिवीजन के ग्रोथ के बाद डिवीजन आ रहा है, तो वो जो ग्रोथ का पीरियड था वो फिर से वापस जो डॉटर न्यूक्लियस बने हैं वो फिर से वापस उसी साइकिल में आएंगे। तो वो जो गैप आ रहा है उसी को बेटा हम लोग इंटरफेज नाम दे रहे हैं, ठीक। अब इंटरफेज में भी सबसे पहला आता है G1 फेज। देखिए G1 और G2 ये दोनों के दोनों फेजेस जो होते हैं बेटा इनको गैप फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैप फेज। इसको नाम दिया जाता है गैप 1, गैप 1 फेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है बेटा। अब यहां पे डिसाइड होता है कि सेल डिवाइड करेगा या डिफरेंशिएट करेगा। मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे डिसाइड होता है कि सेल डिवाइड करेगा या डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब बेटा यहां सिंपल सा है कि जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो कभी भी डिफरेंशिएटेड नहीं होते और जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं वो कभी भी डिवाइडिंग नहीं बनते। वो डिवाइड करते नहीं, बनते हैं लेकिन करते नहीं। बताता हूं कैसे। अगर एनवायरमेंटल कंडीशन सूटेबल नहीं है, इफ environmental conditions are not suitable, then the cell will enter
जी नॉट फेज, जिसे हम लोग क्विसेंट फेज भी कहते हैं। देखिए, अगर कंडीशन इतनी प्रॉपर नहीं है कि सेल डिवाइड कर पाए तो वो जी नॉट फेज में एंटर कर जाएगा, मतलब सेल यहां पे हमारा डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट होने का मतलब अब उसको एक प्रॉपर फंक्शन असाइन कर दिया जाएगा बॉडी में जिससे वो डिवाइड करता रहेगा। ठीक है, तो इफ एनवायरमेंटल कंडीशंस आर नॉट सुटेबल देन द सेल विल एंटर जी नॉट फेज और क्विसेंट फेज। ठीक, अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हैं तो वो क्या करता है, तब जी नॉट फेज में होता क्या है एक्चुअली में। अगर सपोज आपने तो सर बता दिया कि एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, जी नॉट फेज में चला जाएगा। अगर फेवरेबल है तब क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, इन दिस द सेल इंक्रीजेस इट्स mass but not of the nucleus। गैप फेज में, दोनों ही गैप फेज में बेटा सेल का मास इंक्रीज करता है। ठीक, लेकिन ये जो गैप वन फेज है ये पर्टिकुलरली इसलिए भी जाना जाता है, मास तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन ये इसलिए भी जाना जाता है, इट इज द check point for damage in genetic material। जेनेटिक मटेरियल में कोई डैमेज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आगे जाके सेल को प्रॉब्लम हो या कुछ ना कुछ डिजीज अकर हो जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये गैप फेज जाना जाता है। इसमें अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम लोग साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस कहते हैं, सीडीके कहते हैं। ठीक, सीडीके प्रोटीन्स जो होते हैं वो उनका काम ही होता है, वो ये चेक करते हैं कि डीएनए में कहीं डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज है तो सेल आगे जाएगा ही नहीं, सेल की एस फेज में एंट्री ही नहीं करेगा। अगर वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशन भी सही है और जेनेटिक मटेरियल भी सही है तभी सेल की जीवन से एस फेज में एंट्री होगी। मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है, एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, दो कंडीशन मैंने लिखी है कि पहली चीज कि वो उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन सही होने चाहिए, दूसरी चीज कि उसमें उसके जेनेटिक मटेरियल, उस सेल के जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए में कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई भी म्यूटेशंस नहीं होने चाहिए, इम्प्रॉपर म्यूटेशंस नहीं, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली अरेंज्ड सेल होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, इंट्रासेलुलरली और एक्स्ट्रासेलुलरली दोनों ही इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल होनी चाहिए, तभी वो सेल, ये दोनों की दोनों मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन की, इन्वायरमेंटल या सराउंडिंग कंडीशंस भी आपकी सही होनी चाहिए। दूसरी चीज आपका जेनेटिक मटेरियल भी एकदम सेफ एंड साउंड, सेफ होना चाहिए, मतलब प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो आगे जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन बेटा फॉल्स होती है तो जीवन से एस फेज में एंट्री ही नहीं करेगा, उस सेल की एंट्री ही नहीं होगी जीवन से एस फेज में। अब यहां से सपोज जीवन से एस फेज में एंट्री हो गई सेल की, तो सर एस फेज में क्या होगा, आप ऊपर पढ़ो, मैंने लाइन में लिखा है, इन दिस द सेल इंक्रीजेस इट्स मास बट नॉट ऑफ द न्यूक्लियस। सेल अपना मास इंक्रीज कर रहा है, सेल का मास इंक्रीज करेगा लेकिन वो न्यूक्लियस का मास इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक, मतलब न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट जो यानी कि जेनेटिक मटेरियल स्पेसिफिकली डबल नहीं होता। ठीक, अब आते हैं एस फेज में। तो एस फेज में क्या होगा, तो एस फेज को बेटा हम लोग कहते हैं सिंथेसिस फेज। ठीक, नाम सिंथेसिस फेज क्यों पड़ा ये आप समझ ही गए होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि गैप वन फेज में जो कुछ भी काम हो रहा है वो न्यूक्लियस के बाहर बाहर, मतलब जेनेटिक मटेरियल को छोड़ के सब कुछ डबल हो रहा है, सब कुछ इंक्रीज कर रहा है। लेकिन
आपका न्यूक्लियस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल नहीं इंक्रीज कर रहा। मतलब अब सेल, अब कहोगे सर न्यूक्लियस के बाहर भी कोई जेनेटिक मटेरियल होता है क्या? न्यूक्लियस के बाहर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए का कंपोनेंट कहीं ना कहीं पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में, अलग अलग जगह होता है। लेकिन बात यह है कि जो जेनेटिक यानी कि जो डीएनए है, जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, वो आपका सिंथेसिस फेज में ही इंक्रीज करता है। डीएनए कंटेंट डबल्स अप, ठीक है। उसके साथ ही साथ सेंट्रियोल्स डबल्स अप, सेंट्रियोल भी डबल हो जाते हैं अगर वो एनिमल सेल है तो। दो होते हैं 90 डिग्री अरेंज्ड, ये 4 हो जाते हैं, इनका भी कंटेंट इंक्रीज कर जाता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, क्योंकि अब इसके बाद सीधे डिवीजन ही होना, इसलिए यहां पे इंक्रीज करता है। और एक पॉइंट और इसमें कॉमन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि यहां पे भले ही अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज कर रहा है, लेकिन क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम रहता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, ठीक है। अब क्रोमोसोम का नंबर सेम रहने का मतलब, जो डिप्लॉयड, हमारे सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, सोमैटिक सेल्स या कोई भी सेल्स, जो डिप्लॉयड सेल्स थे वो डिप्लॉयड ही रहते हैं, बस उनका कंटेंट बढ़ जाता है। मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर में डायड और टेट्रायड स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का बताया था। एक डायड बनता है सिंगल रॉड लाइक, और एक टेट्रायड बनता है एक्स लाइक, ठीक। ये जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर बेटा आपका बनता है, ये तब बनता है जब क्रोमोसोम का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब डीएनए का कंटेंट बढ़ जाता है। जब वो डायड के फॉर्म में स्टेबल नहीं रह सकता, तो वो डिवाइड, तो वो सिस्टर क्रोमैटिड, मतलब अपनी ही एक कॉपी बना लेता है। ये कॉपी बनाने के बाद काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर से वो जुड़े रहते हैं, ठीक। वो फॉर्मेशन यहां इसी की वजह से होता है, सिंथेसिस फेज की वजह से ही होता है। तो क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम का मतलब सेल रिमेन्स डिप्लॉयड, दैट इज सेल रिमेन्स डिप्लॉयड। हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम से देखा जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए से नहीं देखा जाता बेटा। तो यहां पे हुई सिंथेसिस फेज की बात। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए का कंटेंट डबल हो रहा है, सेंट्रियोल्स डबल अप हो रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेकिन सेम रहता है, ठीक। जेनेटिक मटेरियल वगैरह वगैरह सब डबल होने लगता है, न्यूक्लियस इंक्रीज करने लगता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग G2 फेज में। अब S1 से G2 फेज में, हाँ ऑफ कोर्स चेक पॉइंट्स बेटा यहां पे भी होते हैं, यहां पे भी चेक पॉइंट होते हैं। चेक पॉइंट्स आर देयर, अब किस लिए होंगे, फॉर रेगुलेटिंग the entry of cell into next phase, ठीक। चेक पॉइंट का काम ही होता है दूसरे फेज में एंट्री को चेक करना, लेकिन बेसिस क्या है, बेसिस अगेन बेटा वही होता है कि डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ, डीएनए प्रॉपरली डबल हुआ है, जो जो कंडीशंस लिखी हैं वो सारी की सारी सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। अगर उनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो आगे जाके नहीं काम कर सकता, मतलब वो G2 फेज में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। फाइनली अब हम लोग चलते हैं हमारी लास्ट फेज G2 फेज की तरफ। तो G2 फेज में क्या होता है देखते हैं। G2 फेज को भी हम लोग, ये ऑफ कोर्स गैप फेज है तो उसका नाम पड़ता है गैप
टू फेज, गैप टू फेज। ठीक है, यहां होता क्या है, यहां पे बेटा न्यूक्लियस और बाकी न्यूक्लियस का यहां पे हो गया, बाकी कंटेंट का डेवलप हो गया। अब यहां पे काम होता है, जो भी चीजें, जो भी प्रोटीन्स, आरएनएस बचे हुए हैं, वो सब यहां पे डबल होना शुरू करते हैं, जो कि आपके आगे चल के सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। उन प्रोटीन्स का खासकर प्रोडक्शन होने लगता है, प्रोडक्शन of proteins important for division। ठीक, उसके साथ ही साथ क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ठीक, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जिनकी सिंथेसिस होगी, जो कि उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर आगे जाके उनको डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड होना इक्वल अमाउंट में, उन भी प्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन्स की जरूरत होगी डॉटर सेल्स में, उनका भी डिवीजन यहीं पे होता है। ठीक, अब इस G2 फेज के बाद सेल का कंटेंट, सेल का साइज, सेल के अंदर का अमाउंट, उसके जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट, ये सब बढ़ जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही रहते हैं, 46। अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं एक ह्यूमन सेल की लिया जाए, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 46 ही रहेंगे, डिप्लॉयड कंडीशन ही रहेगी। आगे जाके जब आगे कंडीशन बढ़ेगी, अब जब एम फेज में एंटर करेगा, तब वहां पे आपका डिवीजन होता है। अब मैंने अभी आपसे कहा कि बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके सेम रहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहने का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर आपके एक जैसे हैं, मतलब जो पहले कंडीशन थी वही अभी भी है, तो मतलब वो डिप्लॉयड कंडीशन ही है, हैप्लॉयड तो नहीं आई। अब इस पे क्वेश्चन बनता है कि आपका एक पेरेंट सेल था, वो इस स्टेज में है, तो उसको वो बताइए हैप्लॉयड होगा या डिप्लॉयड होगा। ठीक, एक क्वेश्चन इसमें यह भी बनता है कि एक सेल जो इस स्टेज से पास हो रहा है, सपोज एस फेज से पास हो चुका है, वो पूछा जा रहा है कि डॉटर सेल में उस नंबर ऑफ क्रोमोसोम एस फेज में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, ये पूछा जाता है। तो बेटा एस फेज में भी डिप्लॉयड कंडीशन आती है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो एस फेज में होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके डॉटर सेल में भी होते हैं। ठीक, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन ही आती है। हैप्लॉयड कंडीशन जो जैसे इसमें तो डिप्लॉयड मैंने आपको बताई, हैप्लॉयड कंडीशंस आपकी बनती हैं जब मियोसिस आता है। अगर माइटोसिस की बात हो रही है तो वहां पे डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही बनेगा, लेकिन अगर आपकी मियोसिस की बात हो रही है तो वहां पे आपके डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनता है। ये बहुत सिंपल सी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, लेकिन पता नहीं बच्चे इसमें क्यों कंफ्यूज होते हैं। सिंपल आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर मियोसिस है तो रिडक्शनल डिवीजन है, हैप्लॉयड सेल बनेगा। फिर वो किसी भी स्टेज से आपसे पूछ ले, चाहे वो G1 से पूछ ले, चाहे वो S से पूछ ले, या G2 से पूछ ले, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये पता है कि डीएनए का कंटेंट डबल हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल नहीं होते। ठीक है, तो ये थी 3 फेजेस की पूरी कहानी। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट फेज यानी कि डिवीजन की तरफ, जिसमें आएगा माइटोसिस और meiosis. For more information, download the app now from Google Play Store.